अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात सब दोस्तों को थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप दोस्त, मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ये है कि नाम मोहम्मद वसीम ताहिर है और आई एम अ प्राउड मेंबर, अ पार्ट ऑफ TWC पाकिस्तान। द बेस्ट थिंग जो मुझे TWC की फैसिनेट करती है दैट इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एक आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस और तहकीक करना और रिसर्च करना मेरा पैशन है, शौक है। और उसमें ना मेरा किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग इज़ ओनली अवेयरनेस एंड एजुकेशनल, कि हम यहाँ पे नॉलेज करें, हम आइडियाज़ को शेयर करें। आप वेल इन्फॉर्म्ड हो अबाउट योर हेल्थ कंडीशंस एंड अबाउट द डिजीज़ जो करंटली बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने बारे में या अपने आपके जो प्यारे या अजीज़ हैं उसके बारे में आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एट द मीटिंग इज। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं इसको जितना सिंपल रख सकूं, मैं इसको जितना एक्सप्रेसिव हो सकूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं इसको इंटरैक्टिव कर सकूं, और ये भी कोशिश होगी इंशाल्लाह इसको हम अपने टाइम के ऊपर इसको हम एंड कर पाएं। सो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो मेजर कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जब से पाकिस्तान बना है, जो मेजर मेजर इंसिडेंसेस हुई हैं, और उनमें से पार्टीशन में कहते हैं कि उनके पास कोई फैक्ट्स तो नहीं है, कहते हैं कि 2 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई थी। उस वक्त को खास थे, एक अंदाज़ा ही है लोगों के। 1965 की जो पाकिस्तान की वॉर थी उसके अंदर कोई 3800 लोग अल्लाह को प्यारे हुए थे। 1971 का मैंने वो ढूंढने की कोशिश की, मुझे डाटा नहीं मिला। और कारगिल वार में इट इज़ डॉक्यूमेंट के तकरीबन 4000 लोगों की डेथ हुई थी। वार अगेंस्ट टेररिज्म में हमने 80,000 इंसान खोए हैं पाकिस्तानी, 80,000 उनकी डेथ हुई है। 2005 में अर्थक्वेक आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, हम सब जानते हैं। 85,000 डॉक्यूमेंट्री डेथ्स हैं इसके अंदर। और पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल की वहाँ पे बच्चों के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी हुई थी, 150 कैजुअलिटीज़ उसके अंदर हुई थी। कराची में एक एयर क्रैश हुआ था 2020 में, तो 97 डॉक्यूमेंट्री डेथ्स उसके अंदर हैं। और इसके अलावा कोविड 19 उसके अंदर भी तकरीबन पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री 30,656 डेथ्स डॉक्यूमेंटेड हैं। 9/11 जो US में हुआ उसमें वो कहते हैं कि 2970 बंदे मरे थे। ये डेथ एक बहुत बड़ा अलमिया होता है, हम सब जानते हैं। और ये जो इस तरह के जो कलेक्टिव डेथ्स होती हैं उनको कौमें भूलती नहीं हैं, उनको याद करती हैं। जब उनके दिन आते हैं सालाना, उसमें उनको डिस्कस किया जाता है, उनके दवाइया तकरीबात मुनक्कद किए जाती हैं, और अफसोस का इजहार किया जाता है। 9/11 जिस भी वजह से हुआ, US के इतने लोग मरे, उन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया इसके ऊपर। हम बहुत जाहिर है जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनके बारे में अफसुर्दा होते हैं, हम उनको याद करते हैं, और ये सालों साल तक इनको याद रखा जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस वन? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से सालाना 3 लाख इंसान मरते हैं। आपने जो डेथ्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जिनको याद रखा जा रहा है और जिनके बारे में बड़े हमें उनकी तकरीबात करते हैं, उनके कंपैरिजन में आप ज़रा इन डेथ्स को देख लीजिए। ये भी वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं। असल नंबर इनसे कहीं ज़्यादा होगा। एक बुजुर्ग है जो घर में बेचारे की डेथ होगी हार्ट अटैक की वजह से, तो वो कहीं डॉक्यूमेंट तो नहीं हुआ, हमारे सिस्टम में कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। कैंसर की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक साल में 1,20,000 डॉक्यूमेंटेड डेथ्स होती हैं, इंसान मरते हैं। स्ट्रोक जो है, फालज है, फालज वाला बंदा मरे ना भी तो पूरी फैमिली को मार देता बेचारा। 3.5 लाख नए फालज होते हैं हर साल में। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को मैं सुन रहा था, उसको इंटरव्यू, उसकी बात में बड़ी दिल को लगी मेरे। ही सेड कि अगर मुझे चॉइस दी जाए कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक में से, या ये जो फालज है इसमें से तुम एक चीज़ चूज़ कर लो, तो वो कह रहा है कि मैं हार्ट अटैक को चूज़ करूंगा। तो जो होस्ट था उसने क्वेश्चन किया कि वाई, ही सेड कि यार हार्ट अटैक में बंदा मर तो जाता है, फालज वाला तो बेचारा वो खुद भी बेचारा ज़्यादा मर रहा होता है और पूरी फैमिली को भी मारता है। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल होती है। 3.5 लाख फालज होते हैं पाकिस्तान में सालाना नए केसेस। किडनी फेलियर्स, इसका मुझे डाटा नहीं मिल सका, लेकिन आपके इर्द गिर्द आप यकीनन आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, कितने डायलिसिस हो रहे हैं।
डायबिटीज पाकिस्तान में 3.5 सवा 3 करोड़ के करीब, 3.25 करोड़ के करीब डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। 30% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज डायबिटिक। और डायबिटीज आप सब जानते हैं, जैसे हमने देखे हैं, बात की जितने भी दोस्तों ने बात की, मेरा ख्याल मोर देन 90% ने यही बताया कि वाला साहब को डायबिटीज थी, या वालदा को डायबिटीज थी, या दोनों को डायबिटीज थी, या जो खुद दोस्त जिन्होंने बताया या उनको डायबिटीज थी। तो जस्ट इमेजिन कि डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट हमारे यहाँ। डायबिटीज़ में एम्पुटेशन होती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, टांग पाँव कटता है, या हार्ट अटैक होता है, जैसे स्ट्रोक डायबिटीज़ को यानी फालिज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। किडनीज डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेल होते हैं। यानी ये 3.25 करोड़ लोग जो हैं, देर हाईली वल्नरेबल फॉर दीज टाइप ऑफ डिजीजेज, जिसके अंदर ये कंडीशंस हैं जो कि वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। हाई ब्लड प्रेशर, पाकिस्तान की 25% पॉपुलेशन हाई ब्लड प्रेशर के साथ है। मैं अगेन यहाँ पे कहूँगा कि ये वो नंबर्स हैं कि जो डॉक्यूमेंट हैं पाकिस्तान में, तो उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं है। आप इनको डबल ही समझ लीजिए। चले हम इसी को कंसिडर करते हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, जो बहुत मिनिमम सा नंबर है। डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये क्या है? दिमाग में लेट एज में जाके कहते हैं ना, बुजुर्ग हैं अब तो पहचानते नहीं है किसी को, आप अपनी फैमिली अपने बच्चों को नहीं पहचान रहे होते। तो ये अल्जाइमर्स डिजीज है। पार्किंसंस डिजीज, जिसके अंदर जिसम हाथ या हाथ कांपते हैं और जिसम का कंट्रोल जो है ना वो ब्रेन से लूज हो जाता है। ये वो कह रहे हैं कि ये जो डिमेंशिया है, जो दिमाग की बीमारी है, ये ओल्ड एज में जाके होती है। और ये भी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑल दिस, या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इस वजह से होती है। वो कह रहे हैं कि 2 लाख पाकिस्तान के अंदर पेशेंट्स डिमेंशिया के अवेलेबल हैं। आप देखिए, आप उन डेस्क को देखिए और इस नंबर को देखिए, कितना बड़ा नंबर है, जस्ट इमेजिन। वी हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इन इन इनको कौन इनका फिक्र करेगा, इनकी जो है डेथ, इनको कौन उसके लिए दवाइयाँ तकरीबात करेगा, या इनसे कौन सबक सीखेगा? ये वो डेथ्स हैं हो रही है, मैं इनको डेथ नहीं कहता, मैं इनको कत्ल कहता हूँ। ये प्रिवेंटेबल डेथ्स थी, इनको बचाया जा सकता था। इसके आगे अगर हम देखें, अभी तो हमने इनकी बात ही नहीं की, ओबिसिटी और वेट। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लीजिए कितनी ज़्यादा है। अडल्ट पॉपुलेशन जो हमारी एज के लोग हैं, मुझे तो मोर देन 90% या 95% से ज़्यादा या ओवरवेट नजर आते हैं, या ओबीज या मोटापे के साथ नजर आते हैं। फैटी लीवर डिजीज एक्सट्रीमली कॉमन। कहते हैं फैटी लीवर किसको नहीं है? उसको नहीं है जिसने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया। आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमिन किसी भी रैंडम बंदे का करवाइए, फैटी लिवर डिजीज आपको मिलेगा उसमें से। गाल स्टोन, मैं औरतों के बारे में करूंगा, उस औरत के गॉल ब्लैडर में यानी पित्त में पथरी नहीं है जिसने अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। हर किसी के है, इतनी ज़्यादा है ये। फीमेल इनफर्टेलिटी आप देख लें कि जो खवातीन के अंदर जो हम इसको कह सकते हैं कि बांझपन का है, पीसीओएस और पीसीओडी और इस तरह की और मसाइल, ये कितने ज़्यादा हैं हमारे इर्द गिर्द। मेल इनफर्टिलिटी कितनी ज़्यादा हो रही है। अब ये वो चीज़ें लोग शर्माते हुए बताते नहीं, डिस्कस नहीं करते, सामने नहीं आती, लेकिन ये बहुत स्पीड से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स, आप देख लीजिए कि कितने हैं हमारे। डिप्रेशन, एंजाइटी, भूल जाना, कॉन्सेंट्रेट न करना, चिड़चिड़ापन होना, या और बहुत सारी इस तरह की बीमारियां। एक तो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, आगे प्रोसीड करने से पहले तो जरा आप गौर से ज़हन नशीन कर लीजिएगा ये बात। सोशल मीडिया वीडियो हमें आजकल बहुत ज़्यादा हम कह लें कि हमारे दिमागों को वो मिसलीड कर रहा है। कुछ बातें हैं हमें वो बिल्कुल ज़हन नशीन करनी है। नंबर वन, इन बीमारियों का कोई सिंगल कॉज नहीं होती। इनमें से हम ये नहीं कह सकते यार इस वजह से है तो लिहाजा ये बीमारी है। नंबर वन। नंबर टू, कोई सिंगल सोल्यूशन भी नहीं होता। आपको कोई डॉक्टर कहता है, कोई हकीम कहता है, कोई इन्फ्लुएंसर कहता है, कोई सोशल मीडिया पे कहता है कि यार ये चीज़ कर लो और ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो झूठ बोल रहा है। इनकी ना कोई सिंगल नोन कॉज होती है, ना कोई इनकी कोई सिंगल अप्रोच होती है, ना कोई एक्सरसाइज है सिंगल, ना कोई डाइट है, ना कोई हर्ब है, ना कोई सप्लीमेंट है, ना कोई मेडिसिन है जो हम कहें कि ये खाएंगे और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई ड्रग ऐसी नहीं है जो इनको क्योर कर सके। ड्रग सिर्फ सिम्टोमेटिक लिख देते। कोई सिंगल फूड सप्लीमेंट हर्ब एक्सरसाइज नहीं है। जो भी कहता है वो झूठ कहता है। एलोपैथी जो ज़्यादा हमारा जो मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, या जहाँ हम फॉरन ऑफ कोर्स जो सिस्टम ऐसा है कि डॉक्टर की तरफ जाते हैं, तो एलोपैथी मेडिसिन के अंदर जो हमारी वेस्टर्न मेडिसिन है, जो हमारे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी कोई क्योर नहीं है इन बीमारियों का। क्योर से मुराद ये होती है कि बीमारी आप जाएं, आपने दवा ली और बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। कोई क्योर नहीं है, सिम्टम्स ठीक होती हैं। और सोशल मीडिया, एज आई सेड, पाकिस्तान में अब जो एक नई वबा आई है सोशल मीडिया की, मोर देन 95% सोशल मीडिया इज लाइज, इट्स बुलशिट।
मिस इन्फॉर्मेशन, डिसेप्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोपागेंडा, ये आमतौर पर सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दी सोशल मीडिया। याद रखें, द ओनली सोल्यूशन इज नॉलेज, बिलीव एंड एक्शंस। इन बीमारियों से अगर आपने बचना है, जो बुजुर्ग चले गए वो तो चले गए, हमने अपने आप को बचाना है, अपनी नस्ल को बचाना है, अपनी आने वाले लोगों को बचाना है, अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों दोस्तों को बचाना है। उसके लिए इन तमाम बीमारियों से बचने का वाह जरिया जो है वो इल्म है। हमें अपना बिलीव, अपने यकीन के सिस्टम को बदलना होगा, और हमें अपने एक्शंस के साथ ये करना होगा। तो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा वो क्या बिलीव्स हैं, क्या एक्शन है और क्या नॉलेज है। आई विल डिस्कस विद यू। एक दूसरी बात भी आप जरा ज़हन नशीन कर लीजिए, कीप इन योर माइंड दैट ये बीमारियां जो होती हैं वे ओवरनाइट नहीं आती। हम कहते हैं ना हार्ट अटैक हुआ, यार बंदा तो अच्छा खासा था, रात तो बड़ा अच्छा बेहतरीन मिला है मुझे, रात सुबह हार्ट अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ ऐसा, वो तो ठीक था बिल्कुल। ये ओवरनाइट नहीं होती, ये अंडरलाइंग बीमारी चल रही होती है जो 10 से 20 साल एटलीस्ट चलती है। उसके नतीजे में ये बीमारी एकदम हार्ट अटैक या फालज या कैंसर ये चीज़ें सामने आती हैं। तो अंडरलाइंग बीमारी हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सोसाइटी इस बारे में एजुकेटेड नहीं है, एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है। किसी लेवल के ऊपर लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। दिस इज़ फॉर श्योर कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम इन डिजीज से बच सकते हैं, हम इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इतनी आसानी से नहीं जितना कि आमतौर पे कहा जाता है, एफर्ट करनी पड़ेगी, बट ये दे आर द गुड इज कि ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल ठीक करने से इनसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। कुछ मिथ्स हैं और कुछ एक स्टेटस को है, कुछ मशहूर बातें हैं, मैं वो उनको भी यहाँ पे करना है। हमारे यहाँ एक जनरल सा मैं माजरत से हम दोस्तों के जो पंजाबी नहीं अंडरस्टैंड करते या ये पंजाबी में क्यों इर्द गिर्द देखते हैं, कुछ बातें बनी हैं कि कुछ नहीं होता है, बड़ी कॉमन है। कोई मरीज है, उसको किस चीज़ की परहेज वो कर रहा है, उसके उसका दोस्त या कोई बहन भाई कहेगा खाला खाला कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं होता फिनोमिना हमारे यहाँ इज़ वेरी कॉमन। क्या कहते हैं कि जी खाने पीने मानना चाहिए, और खैर है जी खाने पीने मानना चाहिए, अपने आप को तसल्ली देते हैं क्योंकि अपना जुबान का चस्का या अपनी एडिक्शन को पूरी करने के लिए जब बंदा बद परहेजी करता है या कोई ऐसी चीज़ खाता है तो फिर वो कहते हैं जी खाने पीने मानना चाहिए। एक और ये बड़ा कॉमन हमारे सुनने में बात मिलती है, जो रब दी मर्जी। अच्छा, हम रब पे भी बड़ी आसानी से डालते हैं, नौजुबिल्ला। जो भी गलत सलत खुद करते हैं, माल हमारे अपने खराब होते हैं, या जो भी अपने लाइफ स्टाइल के साथ बुरा करने के बाद भी कहते हैं रब दी मर्जी। मतलब मैं अपनी गाड़ी को या अपनी उसकी उसको लॉक ना करूँ और खुदा ना खास्ता मसला जब भी कहूँ या तो रब दी मर्जी सी। तो रब की मर्जी तो ये नहीं थी ना, रब की मर्जी तो वो थी जो उसने अपने कलाम में या अपने नबी के थ्रू हमें पैगाम दिए, वो रब की मर्जी थी, असल में उस पर अमल करना था। तो फिर हम बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और अच्छे तरीके से हम दुनिया से रुखसत भी हो सकते हैं। ओबीस जो होते हैं, मोटों को आमतौर पे हेल्दी कहा जाता है कि मोटा जो है वो दूसरा फलाना बड़ा हेल्दी हेल्दी बंदा है जी। अच्छा खैर, ये मिथ्स हैं जिनसे हमें परहेज करना है। सोशल मीडिया रेफरेंस है, अक्सर बड़े आपको मेच्योर लोग भी कुछ बातें कहते नजर आएंगे, कहेंगे जी 80% जो बीमारियां डाइट की वजह से हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, 80% डाइट नहीं है। ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। आई डाइट 80% बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं ब्रेकफास्ट कहते हैं बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट मील है, ब्रेकफास्ट लाजमी करना चाहिए, ये झूठ है। ब्रेकफास्ट कोई इंपॉर्टेंट मील नहीं है, ब्रेकफास्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको मैं आगे जाके इंशाल्लाह हम इसको भी बस्ट करेंगे। कैलोरी काउंटिंग वगैरह की बात करते हैं जी, कैलोरी इन कैलोरी कोड जी, इतनी कैलोरीज चाहिए आपने, इतनी ले ली, ये न्यूट्रिशनिस्ट और इस तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं। तो ये कैलोरी काउंटिंग भी बिल्कुल मेरे नज़दीक ये है, मेरे क्या जो जो सही मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनके नज़दीक एक फजूल सी चीज़ है। इंसान कैलोरियाँ काउंट काउंट नहीं कर सकता और ना ही ये पॉसिबल है। 5 स्मॉल मील्स की भी, 5 स्मॉल मील्स की भी बात की जाती है अक्सर, डाइटिशियन वगैरह या अक्सर डॉक्टर कर रहे होते हैं जी, छोटे छोटे हिस्सों में 5 खाने खा लो, चार कर लो, 5 कर लो। तो वो भी सोल्यूशन नहीं है, वो चीज़ हैं, ये वो मिथ्स हैं, ये स्टेटस कोज हैं जिनको डिनाई करना हमने, जिनसे आगे इंशाल्लाह निकल के चलना। अब हम आते हैं वो क्या है जो मैंने कहा था वो 10-15 साल चलती है, उसके नतीजे में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और जो मसले जो इशू सारे होते हैं, वो चीज़ असल में क्या है। उसका नाम है जी मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसको हमने समझना, अंडरस्टैंड करना है। इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक होती है कम्युनिकेबल बीमारियां, एक नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। कम्युनिकेबल वो होती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, आपको बुखार होगा,
या सर दर्द होगा या कोई भी तकलीफ होगी, बीमारी बोलती है, बताती है, और हम लेट जाते हैं हाँ बिस्तर पे और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो कम्युनिकेबल है। ये नॉन, इनका सबसे बड़ा स्यापा ये है कि नॉन कम्युनिकेबल है। मैं कहता हूँ ये मिसनी बीमारियां असल में ना। सबसे बड़ी हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है रिगार्डिंग ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या वो उस बीमारी के जो 10 15 20 साल चलती है और हमें अंदर से दिमाग की तरह चाटती है, और फिर उसके नतीजे में वो बीमारियां आती हैं जो उनका मैं आगे डिस्कस किया था। ये क्रोनिक बीमारियां होती हैं। क्रोनिक वो बीमारियां हैं जो कि लंबे अरसे तक चलती हैं। इनका दूसरा नाम सिंड्रोम एक्स भी है। सिंड्रोम एक्स से मुराद है कि जो 1965 से लेकर 1980 के दौरान में लोग पैदा हुए हैं, जो कि हम सब लोग वही हैं जो यहाँ आज बैठे हुए हैं। कंट्री की सिंड्रोम वुमेन्स एक्स इनको इसलिए कहा जाता है कि हम जितने भी लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं ना, हम सारे के सारे जनरेशन एक्स से हमारा ताल्लुक है। 1965 से लेके और 1980 तक के दौरान में जो पैदा हुए लोग, वो जनरेशन एक्स है, ये उनकी बीमारी है सिंड्रोम एक्स। हम कौन लोग थे? हम वो लोग थे जिन्होंने पॉप कल्चर अडॉप्ट किया, इंडिया की फिल्में देखी, इंडिया के गाने देखे, माइकल जैक्सन को सुना, और हमने मॉडर्न थोड़ा वेस्टर्नाइज होने की कोशिश की ना। तो ये वेस्ट से इंपोर्ट हुई बीमारियां हैं, ये इंपोर्टेड बीमारियां हैं। ये क्या है? इनको कहते हैं डिजीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। ये जो इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट पे हम शिफ्ट हुए हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्ग उस तरह से नहीं थे, हम शिफ्ट हो गए, और हम मॉडर्न होने के चक्कर में हमने अपना तर्ज ज़िंदगी सारा बदल दिया। तो ये तर्ज ज़िंदगी की बीमारियां, तर्ज ज़िंदगी में 4 चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे शेयर करूंगा आपसे। डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस और स्लीप है। चीज़ें बहुत सी आती हैं लेकिन बड़े बड़े ये 4 ग्रुप्स हैं। हमने डाइट बदल दी, फिजिकल एक्टिविटी खत्म कर दी, स्ट्रेस पाल लिया बहुत ज़्यादा, नींद अपनी ख़राब कर ली। ये तर्ज ज़िंदगी है जो ख़राब होने से फिर हम ये जो बंच ऑफ डिजीजेज है, ये सिंड्रोम एक्स या मेटाबॉलिक एक्स की तरफ हमारी नस्ल, हमारे लोगों ने ट्रैवल किया। हमने इनसे बचना है इंशाल्लाह ताला। एलोपैथिक अप्रोच क्या है? अब जो मसला होता है हम सीधे धारा एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। एलोपैथिक की कुछ अपनी लिमिटेशंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा आके हमारे जो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल टू अस, और वो बहुत अच्छे हैं इमरजेंसीज को केयर करने के लिए, सर्जरी करने के लिए, लाइफ थ्रेटनिंग अगर कोई ऐसी कंडीशन है वहाँ पे डील करने के लिए एलोपैथी इज़ वेरी गुड, जान बचाती है। लेकिन इन डिजीजेस को जिसको हमने डिस्कस किया है, इनको डील करने में एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल फेल्ड है। अगर आप पूछेंगे कॉज ऑफ रीजन क्या है, तो वो कहेंगे शायद जेनेटिक है, आपकी फैमिली में चलती आ रही है। इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक कहते हैं जिसकी कोई नॉन रीजन नहीं होती, मुझे पता नहीं है बीमारी है क्यों है, आई डोंट नो, दिस इज कॉल्ड इडियोपैथिक। आप डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनको नहीं पढ़ाया गया इनकी इनकी रीजंस क्या है, या कह रहे हैं सेकेंडरी है, कोई और बीमारी है उससे लाग के साथ ये बीमारी भी लगी आपको। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मगर क्या लिमिटेशंस हैं? वो मेडिसिन से ट्रीट करते हैं बीमारी को, क्योर अवेलेबल नहीं है, प्रोग्रेशन को स्लो स्लो कर देते हैं, यानी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती। अब दवाई खाते रहेंगे, आपकी सिम्टम कंट्रोल रहेगी, दवाई छोड़ेंगे फिर सिम्टम आ जाएगी। क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ वायरल ये ज़रूर देती हैं, तकलीफ को फौरी तौर पे दवाइयाँ ठीक कर देती हैं, लेकिन और बहुत एक्सपेंसिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स ज़ाहिर है एलोपैथिक ड्रग्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक बीमारी के लिए हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, साथ में एसोसिएटेड 4 5 6 और बीमारियां भी लग जाती हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस जो है इसके अंदर, एलोपैथिक आपको नहीं कहता, वो कहता है बस ये दवाई खा लो तुम ठीक हो जाओगे, कोई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो खाना खाओ, जो करना है करो। हम भी मज़ा लेते हैं, हम भी, अच्छा हमें लगता है कि यार इसने तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई, बस ये कहा कि गोली खा रो ठीक हो जाएगा, और हम भी आर मोर हैप्पी कि यार थोड़े पैसे तो खर्च हो गए, लेकिन ये कि मेरे ऊपर खाने पीने की या कोई एक्टिविटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और एलोपैथिक क्योंकि इट्स वेरी कमर्शियल, तो दैट इज़ वाई वो फिर हमारे ज़ाहिर आम बंदे के घर भी लुट जाता है, उजड़ जाता है इन बीमारियों को ट्रीट करने के चक्कर में। खुदा ना खासा घर में पेरेंट्स में कोई एक आधा मेंबर भी हो, तो जो हालात होते हैं वो हम जानते हैं हमारे सामने। इंटीग्रेटिव अप्रोच है दूसरी जिसको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिस पे हम बात कर रहे हैं। एक है एलोपैथिक वेस्टर्न मेडिसिन, मेरा शोबा वैसे बाय द वे वही है लेकिन मैंने ये सीखा उसके तमाम इन एंड आउट्स को जानने के बाद। इंटीग्रेटिव अप्रोच क्या है? ट्रू साइंस इंटीग्रेटिव अप्रोच है जिसके अंदर जो सही, मैनिपुलेटेड या कमर्शियल साइंस नहीं बल्कि सही साइंस पे बेस्ड होती है। इसमें अपडेटेड रिसर्च को अडॉप्ट किया जाता है। ये हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, ये डिजीज़ को नहीं बंदे को ट्रीट करती है, नेचुरल मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, जो ट्रेडिशनल पॉपुलर जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉलिस्टिक इंटीग्रेटिव अप्रोच। इसका इंटीग्रेटिव अप्रोच क्या कहती है आपको? ये एक मॉडर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें आप सीख के अपने आप को खुद बचाते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर पा रहे होते हैं। वो ये कहती है कि ये बीमारियां जो इनके पीछे हमें पता है क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एमबीबीएस डॉक्टर को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाई जाती और उनके पास उसका कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई ट्रीटमेंट या कोई दवा भी अवेलेबल नहीं होती।
होलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि इनएक्टिविटी की वजह से एक्सरसाइज ना करना एक बड़ी कॉज है बीमारी के पीछे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, सोजश है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन है, और ओवरऑल स्ट्रेस है जिसमें फिजिकल, केमिकल, इमोशनल स्ट्रेसेस आ जाती हैं। आज हम इनमें से एक टॉपिक जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, फायदे नुकसान क्या हैं। ये बहुत फौरी तौर पे ये अप्रोच आप अडॉप्ट करते हैं, आप लाइफस्टाइल के थ्रू अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपको फौरी तौर पे कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ वो वाला नहीं मिलता जो कि आपको एलोपैथिक मेडिसिन से मिल रहा होता है। वक्त लगता है, लेकिन आप रूट कॉज को ठीक करके बॉडी को ठीक करते हैं, बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ये अप्रोच वो है जिनकी जिसमें आप डिपेंडेंट नहीं होते किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी बंदे पर, आप अपने आप को खुद सेहतमंद रखते हैं, आप अपने आप को खुद ट्रीट कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इसमें अब हमने देखना है कि ये स्टार्ट कहाँ से बात होती है, हमारी खुराक से बात स्टार्ट होती है। खुराक के देखिए चार पांच कंपोनेंट हैं बड़े बड़े, जिसमें एक प्रोटीन होती है, फैट होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम जो मैक्रो जो बड़ी बड़ी चीज़ें खाते हैं उनमें से एक चीज़ कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होती है, एक नॉन एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। ये बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के बगैर इन शॉर्ट के हम जिंदा भी रह सकते हैं। पुराना तस्वर ये था कि ये बहुत एसेंशियल है, उसके बाद हम नहीं जिंदा रह सकते कार्बोहाइड्रेट को। आप आपकी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इट्स नॉन एसेंशियल, और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे तो यू कैन लिव एंड सर्वाइव। मेजर एनर्जी सोर्स है। तमाम कार्ब्स जो होते हैं, मैं आगे जाके सबका नाम लूंगा, ये अल्टीमेटली बॉडी में जाके शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं। कार्ब क्या क्या है, गंदम आप खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। तमाम तरह के ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट हैं। ये मिलेट्स वगैरह जो होते हैं, अनाज बाकी किस्म के अदर देन वीट, वो मिलेट्स हैं। जो ज्वार, बाजरा, इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। चावल कार्बोहाइड्रेट हैं। शुगर, चीनी जो या गुड़ हम इस्तेमाल करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। पोटैटोस, हम आलू खाते हैं बहुत ज़्यादा, वो कार्बोहाइड्रेट है। कॉर्न, छली, फ्रूट, जितने भी मीठे फ्रूट हैं सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिल्क शुगर होती है, वो कार्बोहाइड्रेट है। शहद कार्बोहाइड्रेट है। सारी दालें ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारी खुराक का खास तौर पे हम जो साउथ एशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, इस तरह से बांग्लादेश, ये लोग सारा, हम आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी खुराक का 80-90% इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। हम दो रोटियां सुबह, दो दोपहर, दो रात को खा रहे होते हैं। रोटी नहीं, सुबह पे चावल खा रहे होते हैं। चीनी के हम कोई 10-10, 15-15 चम्मच दाना इस्तेमाल करते हैं। एक दो बोतलें पी ली, 4-5 कप चाय के पी लिए, को रोज इस्तेमाल कर ली। कौन इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट हम शौक से खाते हैं, दूध हम पीते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर हैं। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया क्या करता है, बॉडी में जाता है, ये शुगर में कन्वर्ट होता है। मैंने रोटी खाई है, वो मेरी बॉडी में जाके शुगर है। मैंने चावल खाया, बॉडी में जाके शुगर है। मैंने दूध पिया, मेरी बॉडी में जाके वो शुगर ही है। जब शुगर बॉडी में जाती है तो उस शुगर इज वेरी टॉक्सिक थिंग। शुगर जो है खून में अगर 2 घंटे से ज़्यादा पड़ी रहे तो वो खून के लिए जहर है। बॉडी नहीं अफोर्ड कर सकती कि शुगर ज़्यादा देर खून के अंदर दस्तयाब रहे। उसको बॉडी के लिए एक टूल है जिसको कहते हैं इंसुलिन, वो एक हार्मोन होता है। इसकी जिम्मेदारी है कि शुगर को कहीं ना कहीं ठिकाने लगाए। 2 घंटे के अंदर अंदर इसकी जॉब है, इसको जिम्मेदारी दी हुई है ब्रेन ने कि तुम्हारा ये काम है। वो क्या करता है, इंसुलिन है क्या, दस है कि हार्मोन है। हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, उनमें से एक ये इंसुलिन भी है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो फिर वो जाके हमारी बॉडी में फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। अगेन, चाहे हमने रोटी खाई है या चावल खाया है या जो भी लिस्ट में मैंने चीज़ें बताई हैं नाम, चाहे वो भी खाए हमने। मुझे जस्ट एक सेकंड चेक करने दीजिए। एक तो चैट है कोई, प्लीज ऐड द न्यू पर्सन, ओके सॉरी। अच्छा, हम बातें कर रहे थे कि इंसुलिन, हमने दो तीन बातें याद कर लेनी है। देखिए अब इन्हीं इन्हीं के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। हमने ये कुछ टर्म्स को याद कर लेनी है। वन इज कार्बोहाइड्रेट, अदर इज इंसुलिन। फैट्स को हमने याद करना है, एक दो सिर्फ और टर्म्स होगी। इंसुलिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंसुलिन के बॉडी के अंदर 100 से ज़्यादा फंक्शन है, याद रख लीजिए। एक काम नहीं करती, 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड फंक्शन है बॉडी में इंसुलिन के। इंसुलिन अगर बढ़ती है तो 100 फंक्शन बढ़ जाते हैं, इंसुलिन कम होती है वो 100 के 100 फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। इनमें से एक फंक्शन ये है कि ये ग्लूकोज को ठिकाने लगाती है। कैसे लगाती है, मैंने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, चाहे वो रोटी, गंदम, चावल, चीनी, जो भी चीज़ खाई है, मेरी मेरी छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते वो शुगर चीनी बन चुकी होती है। जैसे ही वो छोटी आंत में जाता है, वहां पे सेंसर लगे हुए हैं, बॉडी सेंस करती है अब कार्ब आ गया, आप इसको ठिकाने लगाना है। वो हमारे पेंक्रियास से, लबलबा से इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाती है। वो दो काम करती है। एक तो ये करती है कि पहले नंबर पे उस ग्लूकोज को, वो जो शुगर बनी है हमारे ब्लड में, उसको वो हमारे खुलियों के सेल के अंदर लेके जाती है ताकि एनर्जी में बन सके, कन्वर्ट हो सके। कभी भी ग्लूकोज अपनी मर्जी से खुद से सेल के अंदर नहीं जा सकता। उसको, वो उसकी जो चाबी है सेल के अंदर,
ले जाने की, इस ग्लूकोज को सेल में एंटर कराने की, वो इंसुलिन के पास है। अच्छा, जब वो बॉडी देखती है कि इतना ग्लूकोज सेल में चला गया जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी एनर्जी बनने की, अब उससे ज़्यादा अगर शुगर आ रही है और वो सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो दूसरा काम करती है। इंसुलिन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो दूसरा काम करेगी कि उसको फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। आप देखिए बॉडी में कितनी ऑटोमेटिक और हमारी कॉम्प्लेक्स और कितनी ज़बरदस्त बॉडी है कि ये जो हमने खाया क्या था चीनी, और बॉडी में कन्वर्ट किस में होगी, फैट में कन्वर्ट होगी। ये हमारी बॉडी में हो रहा है। देखिए कितनी अमेजिंग बात है, अल्लाह ताला की कुदरत देखिए आप। खाया क्या था, रोटी, कन्वर्ट किस में होगी, फैट में होगी। कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं है जो चीनी को घी में बदल दे या चावल को घी में बदल दे। हमारी आपकी बॉडी बदलती है, तो वो कन्वर्ट कर देती इन फैट। ये फैट कहाँ पे जाता है, बॉडी देखती जहां पे खाली स्पेस है ना, वहां पे उसको डंप करना शुरू कर देती है। उसकी भी आपकी फर्दर डिटेल्स हैं कि कौन से हार्मोन इन्वॉल्व में, और मेल में और फीमेल में कहाँ कहाँ डेपोजिट होना। लेकिन आम तौर पे ये हमारे या तो पूरी स्किन के नीचे आ जाता है, या फिर ये पेट के इर्द गिर्द। बॉडी को खाली जगह नहीं पेट वाली नजर आती है, यार ये इतना बड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, थोड़े से ऑर्गन है इसके अंदर, यहाँ पे डंप किया जा सकता है। बॉडी ये पेट का हमारा जो एरिया ना, बेली, यहाँ पे उस फैट को डंप करना शुरू कर देती है इंसुलिन। तो अ, ये इंसुलिन कब रिलीज होती है, मैंने आपको बताया जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, शुगर अंदर जाती है, इंसुलिन सिक्रीट होती है, दो काम करती है, या सेल में ग्लूकोज को लेके जाएगी या उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। एक और फंक्शन इसका ये है, जो जैसे मैंने बताया कि ये इट्स अ फैट स्टोरिंग हार्मोन। इंसुलिन जब आपके खून में होगा आपका फैट बनेगा। तीसरा फंक्शन इसका ये है कि एंटी फैट बर्निंग है। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप 10 घंटे दिन में एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर आपके खून में इंसुलिन है तो आपका फैट कभी भी बर्न नहीं हो सकता। अगर आपने जो जमा हुआ फैट बर्न करना है, बेली फैट को या कोई सी फैट को आपने अगर बर्निंग करनी है, उसको खत्म करना है, कंज्यूम करना है, तो आपको इंसुलिन भी अपनी काम रखनी है। तो ये एंड जब तक इंसुलिन होगी ये फैट को बर्न नहीं होने देगी। एक और फंक्शन इंसुलिन का, उन 100 में से बता रहा हूं मैं, एक और फंक्शन क्या है, इट्स अ ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन जहां जाएगी वो उस सेल को कहेगी तुम बढ़ जाओ, तुम्हारी ग्रोथ हो जाए। वो उनको सेल्स को ऑर्डर करती है। ये एक फंक्शन इसका है कि सेल्स की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ भी करती है इंसुलिन। सिक्रीट कहाँ से होती है, हम आमतौर पे पेंक्रियास का नाम लेते हैं, हालांकि पेंक्रियास सारा, पेंक्रियास का छोटा सा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो यहाँ पे जो है ना इंसुलिन सिक्रीट होती है। बाकी जो पेंक्रियास है उसके और भी बहुत से फंक्शन है, मुख्तलिफ एंजाइम्स बनाता है, और ख़ास तौर पे एंजाइम डाइजेशन में यूज़ होते हैं। तो बहरहाल ये पेंक्रियास का एक पार्ट है जहाँ पे इंसुलिन बनती है। मैं इंसुलिन की बात मैंने करूँ कि एक हार्मोन है, 100 से ज़्यादा फंक्शन है। ग्लूकोज को ये कहीं ना कहीं ठिकाने लगाती है, फैट को स्टोर करती है, फैट बर्न करने से रोकती है, ग्रोथ हार्मोन है, और पेंक्रियास से रिलीज होता है। ये इंसुलिन की कहानी है जो हमने याद रखनी है। अब दूसरी बात होगी है, हमने पहले डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट, फिर दूसरे इंसुलिन। अब तीसरी बात है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस चीज़ का नाम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इस चीज़ का नाम है कि जब, वेटिंग आ गया, एडमिट कर लें जी अनीस खान साहब। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मिकदार में मुसलसल सिक्रिएट होती रहती है ना, तो क्यों होती है, जब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब हम रिपीटेड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, तो हमारी बॉडी में मुसलसल इंक्रीज इंसुलिन बनती रहेगी। ये जो मुसलसल इंसुलिन का बॉडी में बनना है, ये नॉर्मल नहीं है, एक एबनॉर्मल एक्टिविटी है। और बॉडी समझती है कि इतनी ज़्यादा इंसुलिन, सेल समझते हैं हमें डैमेज कर रही है, हमें बार बार हमारे अंदर ये कार्बोहाइड्रेट को या शुगर को धकेल रही है। वो सेल अपने इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करते हैं और इस इंसुलिन को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। इस सिचुएशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मेहमान है, आता है किसी के घर, आपके घर में एक मेहमान आता है, आज आ गया, बड़ा वेलकम करेंगे, थैंक यू यार। वो कल फिर आ जाए, आप फिर भी थोड़ा करेंगे। वो 3 4 दिन 10 दिन मुसलसल आता रहे, तो 11वें दिन आप क्या करेंगे, आप दरवाज़ा बंद कर लेंगे। आप कहेंगे यार इसने तो रोज का काम शुरू कर दिया। ठीक है, आता है, घंटा मेरा ज़ाया करता है, ठीक है, मेहमान कभी कभार का होता है। एग्जैक्टली ऐसे आपकी बॉडी में होता है। इंसुलिन को नेचुरली कभी कभार या एक सर्टन टाइम के लिए बॉडी में होना चाहिए और सेल में जाना चाहिए। जब हम इतना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इतनी इंसुलिन बनती है, सेल्स को स्ट्राइक करती है, तो सेल उसके खिलाफ रजिस्ट कर लेते हैं, अपने दरवाजे इंसुलिन को बंद कर लेते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और हाइपर इंसुलिनीमिया, उसके नतीजे में क्या होता है, आपके ब्लड में इंसुलिन की मिकदार जरूरत से बढ़ जाती है। जब ब्लड में इंसुलिन की मिकदार जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि इंसुलिन के जो बाकी 100 फंक्शन है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रोथ करती है तो ग्रोथ बढ़ जाती है, या कोई ये भूख लगाती है इंसुलिन, तो भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है।
अब स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, इंसुलिन कहाँ पैदा होती है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। कार्बोहाइड्रेट के हमने वो सारे अनाज और सारी चीज़ें गिनवा दी पहले जो हम खाते हैं। अब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हम दिन में तीन तीन चार चार पाँच पाँच खाने खाते हैं, बिस्कुट भी उसके अलावा खाते हैं, बोतलें भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। और आप जरा ये पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें और ऐसी चीज़ें शुरू हो गई हैं इस तरह की, तो वो भी हम लेते रहते हैं उन खुराकों के अलावा, खानों के अलावा जो हमने खानी होती हैं। तो हमारे ब्लड में हर वक्त कार्बोहाइड्रेट आता है, उसके नतीजे में हर वक्त इंसुलिन बनती रहती है, विच इज़ एबनॉर्मल। लेकिन ग्लूकोज जब आएगा, इंसुलिन रिलीज होगी, उसने ग्लूकोज को थोड़ी देर में ठिकाने लगा देना है। लेकिन जो इंसुलिन रिलीज हुई हुई है, उसने इतनी जल्दी ब्लड से अब नहीं जाना, उसका एक सर्टेन टाइम है, उसने उतनी देर ब्लड में स्टे करना है, रहना है। उस दौरान में जब डाउन होने का बेचारी तैयारी करती है, हम कुछ और चीज़ खा लेते हैं, हम फिर इंसुलिन पैदा हो जाती है बॉडी में। तो हमारी ये वही इंसुलिन है जिसका टीका बाद में इतने हजारों रुपयों में हम महीने का खरीदते हैं और अपनी बॉडी को इंजेक्ट करते हैं पेट में। और रातों को उठ उठ के फिर उसके नतीजे में खजूरें और बिस्कुट खा रहे होते हैं कि यार अब मेरा जो होता है शुगर लो हो गया, मैं चीज़ खाऊं। और जो वो वही इंसुलिन है जो हम पैसों से खरीद रहे हैं, जो हमारी बॉडी में पहले एक्सेसिव बन रही थी। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं कम्युनिकेट कर पाया हूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग को दो तीन दफ़ा देखेंगे तो मुझे यकीन है कि अगर आप इसको समझ गए, आप इन सारी बीमारियों को समझ गए इतने से कॉन्सेप्ट को। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो किन किन लोगों को है, दुनिया की ये रिसर्च कहती है कि इस पूरी दुनिया के 80 to 90% जो अफराद हैं एडल्ट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। ये अमेरिका की रिसर्च कह रही है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च होती है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में नंबर इससे ज़्यादा हाई होगा, इससे कम नहीं हो सकता। 80 to 90% इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर एक जगह पे हम लेट से अगर 50 बंदे हैं, तो हम में से 40 से 45 बंदे जो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं इस वक्त। और बहुत से ने तो जितने भी बताया वो तो बेचारे खुद डायबिटीज़ और इन चीज़ों में तो ज़्यादा एविडेंट है ना, लोगों ने सबूत भी दिया डिस्कस करके कि मुझे डायबिटीज़ है, पेरेंट्स को थी। तो ये इतनी कॉमन है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए और इल्म हासिल करना होगा लाजमी, अगर हमने सर्वाइव करना है तो। इंसुलिन मैं जानूं कैसे मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो ये तीन स्टेजेस हैं इसकी। नंबर वन इट्स अर्ली साइन, अर्ली साइन के इंसुलिन रेजिस्टेंस के। याद रखिए मैंने कहा ये 10 से 15 साल 20 साल चलती है, हम समझ रहे हैं हम हेल्दी हैं, साइन आ रहे होते हैं, हमें पता नहीं होते। बॉडी हमसे बात कर रही होती है, बताने की कोशिश कर रही होती, हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा, अर्ली साइंस क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस के? सबसे अर्ली साइन ये है कि बेली फैट, आपके पेट के ऊपर फैट जमना शुरू हो जाएगा। पूरी बॉडी हो सकता है नॉर्मल हो, पेट आपकी जो वेस्ट है, आपका जो बेली है वो आपकी आपकी छाती से आगे आना शुरू हो जाएगा, नंबर वन। नंबर दो, फटीक्ड होंगे, आपको थकावट बड़ी जल्दी हो जाएगी, आप गिर रहे होंगे। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, नाश्ता किया 10 11 बजे फिर भूख लगी, और भूख से बात के इतना बुरा हाल होगा कि आप समझेंगे खाना नहीं मिलेगा तो पता नहीं मैं क्या हो जाएगा, मैं शायद बेहोश हो जाऊंगा। ये एक साइन है। ब्रेन फोग होती, ब्रेन फोगी सा हो जाता है, समझ नहीं आती, कोई किसी स्ट्रेस में किसी कंडीशन में फोग फोग से होती है ब्रेन से, दिमाग उस तरह से ऑप्टिमली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होता। एनएलएफडी से मुराद है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आप अगर डाइट जाके अपना अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाएंगे या एलएफटी करवाएंगे, तो आपको वो कहेगा अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर कि भाई आपके तो लीवर फैटी लिवर हुआ है। ये अर्ली साइंस हैं जिनमें आपको थोड़ा सा गौर करने से आपको पता चलेगा। अब ये अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, जो कि मेजोरिटी लोग इग्नोर करते हैं नॉर्मल समझ के, तो ये कुछ साल ही चलेंगे, उसके बाद हम फिर दूसरे स्टेज के ऊपर आ जाएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के। उसके क्या है? अब ऊपर वाले अर्ली साइन में क्या था, हम डिसऑर्डर में थे, यानी तरतीब खराब हुई है, अभी डिजीज में नहीं आए। अब आगे जो एडवांस हुआ तो फिर अब ये डिसऑर्डर भी है, तरतीब भी खराब होगी और ईज भी खराब होगी। हम उस वक्त परेशान होते हैं जब डिस ईज में आते हैं, यानी हमारी आसानी खराब होती है, हम बीमारी में ईज डिस ईज सिचुएशन में आते हैं। अब लेटर साइन क्या है? उसमें मोटापा, वहाँ बेली फैट था, अब मोटापा ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्किन टैग एक बहुत बड़ी निशानी है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, आपकी गर्दन के इर्द गिर्द या आपकी आर्मपिट्स में या आपके इधर चेस्ट के आसपास में या ग्रोइन एरिया में आपको स्किन के जो स्किन रंग के ना मोके से बने आपको नजर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा साइन है। आप देखें कुछ लोगों को कितने ज़्यादा नजर आते हैं, गर्दन पे, कान पे, कईयों के चेहरे पे होते हैं। खासतौर पे गर्दन एरिया बहुत ज़्यादा इसके अंदर बनने पर है। स्किन टैग्स इनको कहते हैं, वो होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, स्किन की ग्रोथ करवाता है। स्किन का कलर खराब होता है, आप देखें गौर से देखेंगे आपके, या जिस बंदे को होगा उसकी गर्दन जो है, गर्दन के इर्द गिर्द आपको जो है ना काले स्पॉट्स नजर आएंगे, गर्दन काली नजर आएगी। ये एक और, क्योंकि ये अगेन ग्रोथ हार्मोन है, ये हमारी जो स्किन का जो रंग जो पैदा करते हैं, सेट्स हैं जो मेलानिन्स हैं, उसको भी इंक्रीज कर, उसमें भी इंसुलिन का रोल है।
मेलानिन हमारी बढ़ जाती है जो जिसको जो स्किन का रंग बनाती है। तो दूसरा बड़ा साइन इसमें यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पर, लेट मी सी, शायद लगता है कि कोई नहीं है, अच्छा। तो दूसरा बड़ा साइन इसमें तीसरा आ गया कि स्किन गर्दन काली हो जाती है। तीसरा पर लो लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो हमारी, जो हम कह लें कि आप सब दोस्त अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि जो एक मर्दाना जो ताकत है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। कोग्निटिव डिक्लाइन होता है, यानी हमारी दिमाग उस तरह से ऑप्टिमली काम नहीं करता। हम गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, जल्दी दिमाग का थक जाना, ये दिमागी सलाहियत कम होती है। क्रैश हो जाते हैं लोग बड़ी जल्दी। क्रैश से मुराद ये है कि मैं जब खाना खाया ना उसके बाद मैं गिर गया, बस यार अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, क्रैश हो गया। खाना खाने के फौरन बाद अक्सर लोगों के साथ सिचुएशन इंसुलिन के लेट साइन में होती है। कहते हैं बता मैं लेट जाऊंगा, मैं कोई काम नहीं कर सकता। प्री डायबिटिक हो जाते हैं। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ग्लूकोज करेंगे या HbA1c करवाएंगे, तो वहाँ पे प्री डायबिटीज आएगा। अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन भी आएंगे, यानी पित्ते की पथरियां भी नजर आएंगी। ये दूसरी स्टेज के इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइन है। अब आ जाएगी एडवांस बात। यहाँ तक भी मेजोरिटी लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ तक भी इग्नोरेंस हो रही होती है। एडवांस साइंस क्या है? एडवांस साइंस में अब कॉम्प्लिकेशंस आ गई इसकी। उसके नतीजे में क्या था, फुल ब्लॉन डायबिटीज हो जाती है। और हम डॉक्टर कहते हैं कि यार मुझे कोई ऐसी दवा दे दो मैं फौरन ठीक हो जाऊं। वही, ये तो 20 साल से चल रहा था मसला, फौरन कैसे ठीक होगा? अब डायबिटीज हो गई, कॉम्प्लिकेशन में आ गए हम। अब बीमारी आ गई बाकायदा। HTN का मतलब है हाइपरटेंशन की, ये एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो जाती है। ज्यादा इंसुलिन कैंसर का एक बहुत बड़ा सबब है। कैंसर होने का खदशा होता है। सबको नहीं होगा, खदशा है, पॉसिबिलिटी होती है। डिमेंशिया जो मैंने डिस्कस किया था, दिमाग की बीमारी जिसमें दिमाग डैमेज होना शुरू हो जाता है, याददाश्त खत्म होनी शुरू होती है। PCOS, औरतों के अंदर औरतों का बांझपन जो है बहुत बड़ी, जो मल्टीपल रीजंस होती हैं, एक बड़ी बीमारी जो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको कहते हैं, जिसमें अगेन फीमेल इनफर्टेलिटी, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का, प्योर इंसुलिन रेजिस्टेंस की कॉम्प्लिकेशन है। मेल इनफर्टेलिटी, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, मेल इनफर्टेलिटी इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। गॉल स्टोन्स भी अगेन ज़्यादा बड़े साइज के गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर बन जाते हैं, बाल कैसे होता है कि फिर गॉल ब्लैडर रिमूव ही करवाना पड़ जाता है। ये 3 स्टेजेस हैं जिसमें यू कैन नो एंड अंडरस्टैंड कि जी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। अर्ली साइन को अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो हम अर्ली, बिल सिर्फ लाइफस्टाइल से हम इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। लेट साइन में, ये दूसरे स्टेज में करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल, या हो सकता है कोई ड्रग्स का सहारा लेना पड़े, स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल से ये ठीक किया जा सकता है। एडवांस में आ जाएंगे तो सिर्फ लाइफस्टाइल पे अब बात नहीं रहेगी, यहाँ पे हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, ड्रग्स का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट अच्छे लाइफस्टाइल से इनमें से बहुत सी चीज़ों को, बहरहाल ये इस स्टेज पे भी रिवर्सेबल है, रिवर्स किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने बॉडी बनाई ही ऐसी है, बशर्ते कि हम उसको राइट इन्वायरमेंट दें। जो चीज़ उसको डैमेज कर रही थी हम उसको ख़त्म करें, जो उसको चाहिए वो इन्वायरमेंट दें, तो इट इज़ रिवर्सेबल। हमने इंसुलिन डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया जो इंसुलिन की वजह बनता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है? मैंने डिस्कस किया हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाइपर इंसुलिनीमिया। जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, बार बार खाते हैं, जो कि हम खाते हैं 2 रोटियां सुबह, 2 दोपहर, 2 रात, उस दौरान में बोतल चाय, बिस्किट, दूध, दही और फ्रूट और ये सारी चीज़ें, सारा हम अपने अंदर डालते ही कार्बोहाइड्रेट है। उसके नतीजे में मसल्स इंसुलिन बढ़ती है, और हमारे खून में हर वक्त इंसुलिन मकदार से ज़्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। और एक स्टेज पे जाके वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाता है। इनएक्टिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है। कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग फिजिकली एक्टिव हैं, या दुकान पे जाके सारा दिन बैठे रहेंगे, या ऑफिस में जाके बैठे रहेंगे, या घर में लेटे रहेंगे? फिजिकल एक्टिव ना होना में इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बहुत बड़ी वजह है। वी आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम योगा के साथ एसोसिएटेड हैं, और हम अपने आप को फिजिकली एक्टिव किए हुए हैं। लेकिन हम कितने परसेंट हैं? हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के 1% भी नहीं होंगे। तो फिजिकल इनएक्टिविटी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बड़ी वजह है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। कौन सी स्ट्रेस? फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। इसके ऊपर किसी और दिन में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। ये 3 4 बड़ी बड़ी वजूहत हैं, और भी छोटी वजूहत हैं। पोल्यूशन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है। लैक ऑफ स्लीप जो है वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकती है। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी वजह है, बड़ी वजह वजूहत दिए 3 4 हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती हैं। अब देखेंगे, अब मेजोरिटी पाकिस्तान अगर डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, तो मेजोरिटी पाकिस्तान की आज़ाद यही वाली है ना, जो यहाँ पे लिखी हुई है सारी।
तो मुझे कैसे पता चले भी मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है? कि एक तो मैंने वो साइंस की बात की थी, अब मैं अगर इसको मजीद इससे आगे जाना चाहता हूँ, फर्दर स्पेसिफिक में देखना चाहता हूँ, डायग्नोज करना चाहता हूँ अपने आप को प्रॉपरली, तो हम एक होमा आईआर के नाम से एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट। ये हाल है नहीं होता, पहले तो पाकिस्तान में होता नहीं था। मैंने आज से 5-6 साल पहले मैंने थोड़ा इन चीज़ों को स्टडी किया था, तो मैं चुगताई लैब पे गया, मैं कि यार होमा आईआर होता है। तो उसने कहा जी हम तो नाम पहली दफ़ा सुना है। अब सुना है कोई अच्छी लेबॉर्टरी करना शुरू हो गई है। एक क्राफ्ट टेस्ट के नाम से होता है, ये चुगताई वगैरह करते हैं। क्राफ्ट टेस्ट से भी पता चल सकता है। इस टेस्ट में आपने होमा आईआर में भी आपने फास्टिंग में लेबॉर्टरी में जाना होता है। वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेते हैं, ब्लड इंसुलिन लेते हैं, उनका आपको रिजल्ट देते हैं, एक सर्टन कैलकुलेशन होती है, वो करते हैं, आपको पता चल जाता है आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव है या इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, या आपकी बॉडी के आपके सेल ने इंसुलिन के अगेंस्ट अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं या उसके दरवाजे खुले हैं। क्राफ्ट टेस्ट इससे मिलता जुलता होता है। ये इसमें 4-5 घंटे आपको लेबॉर्टरी में स्टे करना होता है। वो आपके हर घंटे बाद कुछ रीडिंग्स लेते हैं, और फिर उसके बाद 5-6 हज़ार रुपये पहले लगता होता था, उसके बाद वो आपको बता देते हैं कि आपकी इंसुलिन बॉडी की सेंसिटिविटी कैसी है। जो जो आइडियल एक्यूरेट टेस्ट है ना, वो ये दो ही हैं, होमा आई और क्रैक टेस्ट। उसके बाद HbA1c, जिसको 3 महीने का शुगर टेस्ट कहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें मैयर नहीं है। लेकिन अगर अगर प्री डायबिटिक हो चुके हैं तो यहाँ तक ये फिर भी बताता है कि जब आपको डायबिटीज़ हो चुकी है या आप प्री डायबिटिक हैं। तो मेन मैयर ये होमा आई और क्रैफ टेस्ट हैं। उसके अलावा क्या, हिप टू वेस्ट रेशो, आसान सी चीज़ों आप अभी कर सकते हैं। आप एक इंची टेप लीजिए, अपनी नाफ के ऊपर से अपनी हिप अपनी वेस्ट को ना मेजर कीजिए। ये नाफ के ऊपर आपने रखना है उसको। देखिए आपकी वेस्ट कितनी है, फिर आपने हिप की जो हड्डी होती है उससे अपनी हिप को आप मेजर कीजिए, आप उसकी कैलकुलेशन कीजिए। तो आप वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप लिख, आप कैलकुलेट पे कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर तो वो उसका रिजल्ट 0.9 आ रहा है, यानी आपकी वेस्ट कम है आपकी हिप से, तो आपकी ये ठीक है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, आपकी वेस्ट आपकी हिप से बढ़ गई है, तो ये आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है। फीमेल है, उनके अंदर ये 0.8 होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो ये इसको हिप टू वेस्ट रेशो कहते हैं। इंटरनेट पे आपको मजीद इसकी डिटेल भी ले सकते हैं, बहुत आसान से, आसानी से 2 मिनट में हो जाता है, आप कर सकते हैं। स्किन टैग्स मैंने बताया था, अगर आपके बन गए हैं तो दैट्स अ क्लियर साइन, शॉर्ट है स्किन टैग्स इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी भी जो डॉक्टर हैं डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनको नहीं पता कि स्किन टैग इंसुलिन रेजिस्टेंस वैसे होते हैं। आप किसी बड़े से बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो कहेगा ये वायरल होते हैं, और मैं इसका प्रोसीजर करके इसको जलाऊंगा और उसको ठीक करूंगा। फिर 3 महीने बाद निकल आता है, फिर आप जाके वहां से जलाते रहते हैं। मेरे साथ हुई है, मैं ये करता रहा हूँ। तो ये उनको इस बात का आइडिया नहीं, वो उनको वायरली समझते हैं, हालांकि ये हाई इंसुलिन की वजह से होते हैं। स्किन की डिस्कलरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, नेक के इर्द गिर्द का एरिया काला हो जाता है, श्योर शॉट साइन है कि जिस बंदे की गर्दन काली होगी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार है। बेसिक लैब टेस्ट आप करवा के अपना फर्दर मेटाबॉलिक हेल्थ देख सकते हैं। आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल अपना जान सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल अपना करवाएं, किसी अच्छे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से करवाएं। ये जो जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स होते हैं उनसे नहीं करवाना, जो स्पेशलिस्ट है उससे आप कहें मेरे पेट का अल्ट्रासाउंड करो। वो आपकी ये लिवर की हेल्थ और आपकी गॉल ब्लैडर की हेल्थ और इससे आपकी किडनी सारी हेल्थ के बारे में आपको बताएगा। तो वो भी लाजमी होना चाहिए। यूरिक एसिड का लाजमी होना चाहिए, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बड़ा साइन है। और उसके अलावा लीवर फंक्शन LFT, ये बेसिक लिपर ये हैं कुछ। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट 8-10 हज़ार की। मैं ये स्ट्रांगली कहता हूँ कि हर बंदे को साल में एक दफ़ा ये लाजमी करवाने चाहिए, अगर हमने इन चीज़ों से बचना है तो ये कुछ लैब्स हैं, आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं, खुद करवा सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर को फीस देने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो कैटेगोरिकली यू विल नो कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी का स्टेटस क्या है। इसको हमने प्रिवेंट और ट्रीट कैसे करना है। तो मैं टाइम ज़्यादा ले गया हूँ, बट मैं आपको, कोई दोस्त उसमें वेटिंग में है, वेटिंग वन, राजा जुमान साहब तो थे पहले ही, एडमिट कर लिया। तो बस हम लास्ट स्लाइड्स के ऊपर हैं, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। अब हम इसको कहते हैं प्रिवेंट कैसे करना है। मैं जनरलाइज दूध की गपशप नहीं करूंगा, मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन कैटेगोरिकल स्पेसिफिक मीन्स बताऊंगा कि जिन जो जो प्रूवन है, और आप उससे इंशाल्लाह अपने आप को ट्रीट करेंगे। नंबर 1, इट इज़ फास्टिंग। फास्टिंग 1 रुपया भी नहीं लगता, मुफ्त में इलाज है, सबसे स्ट्रॉन्ग इलाज का फास्टिंग है। अब फास्टिंग बहुत सी किस्मों की होती हैं, लेकिन 3 बड़ी बड़ी हैं। इसमें ड्राई फास्टिंग होती है, जो हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं उनको ड्राई फास्टिंग कहते हैं। सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखिए, बेहतरीन है, हफ्ते में 2 दिन रखिए, ये भी अच्छा है। आप वाटर फास्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोग करते हैं 36 घंटे के या 24 घंटे का फास्ट करते हैं, जिसमें पानी पीते हैं लेकिन खाना नहीं खाते। ये भी एक अच्छी चीज़ है, हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लिया, या इस तरह से 15 दिन बाद कर लिया, वाटर फास्टिंग भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जो सबसे प्रैक्टिकल और डूएबल है, जिसमें कोई तकलीफ नहीं है और हम डेली कर सकते हैं और करनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है
कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से आप 16 घंटे अपने आप को कुछ नहीं देते, उसमें से 8 घंटे रात की नींद के भी आ जाते हैं, और 8 घंटे की विंडो में आप खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह नाश्ता अगर 10 बजे किया, तो शाम को आप 4-5 बजे, जो भी 8 घंटे का टाइम बनता है, तो दूसरा खाना उसमें खा लेंगे। दरम्यान में भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन शाम को उस 4-5 या 6 बजे के बाद फिर आप सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। 16 घंटे आपकी बॉडी, जब कार्बोहाइड्रेट अंदर कम जाएगा, डाइट कम जाएगी, तो इंसुलिन डाउन होगी, इंसुलिन डाउन होगी, तो वो हार्मोन अब आप एक्टिवेट होंगे कि जो इंसुलिन की मौजूदगी में सप्रेस्ड होते हैं, और जो फैट बर्निंग हार्मोन है या बाकी वो एक्टिविटी होती है जिसमें बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। फास्टिंग सबसे स्ट्रॉन्ग मीन है टू प्रिवेंट, ट्रीट एंड क्योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक फास्टिंग ही काफ़ी, आप कुछ और ना करें तो। नंबर वन। नंबर टू, लो कार्ब या नो कार्ब। मैं नो कार्ब को कहते हैं कीटोजेनिक डाइट में, इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, लेकिन आप लो कार्ब डाइट जो है ना वो करनी चाहिए। कीटो भी की जा सकती है, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन प्रॉपर किसी के सुपरविजन में हो तो ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिजीज्ड कंडीशन है, अगर किसी को कैंसर है उसको कीटोजेनिक करनी चाहिए, अगर किसी को मिर्गी है कीटोजेनिक लाजमी करनी चाहिए। डायबिटिक है, आप स्ट्रॉन्गली उसको करना चाहते हैं तो आप कीटोजेनिक करनी चाहिए। अदरवाइज आप लो कार्ब के ऊपर आए। लो कार्ब से मुराद है आप कार्बोहाइड्रेट बहुत मामूली मिकदार में लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे आप वो। सम अदर टाइम में आपके साथ पूरा डाइट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करके आई कैन गाइड यू। हाई फैट आपने लेना होता है। फैट कौन सा है? आपने देसी घी, सिर्फ इसमें जो हेल्दी, तो बाकी हाई फैट आपने देसी घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ओकेजनली आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं, इसके अंदर मलाई ले सकते हैं। तो ये आपने अच्छी क्वांटिटी में अपनी बॉडी को देने हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट कम करना है, फैट बढ़ाना है। फैट एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स है। अगेन न्यूट्रिशन के लेक्चर में हम इन चीज़ों को माइक्रो डिटेल के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो हमने करनी है दैट इज़ योगा। मैं योगा को वैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा था, फिर मैं उसको नीचे ले आया, क्योंकि योगा आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर ये सारा कुछ करने की विल पावर आएगी और डिसिप्लिन आएगा, और आपकी एडिक्शन खत्म होगी, जो कि एक बेसिक इसमें प्री रिक्विजिट है ये सारा कुछ करने के लिए। अगर मेरे अंदर विल पावर ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है, मेरा दिमाग एडिक्ट है, तो मैं आज हो सकता है जज्बात में आके ऐदो पैमा कर लूँ, मैं कर कोशिश कर लूँ, मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं योगा कर रहा हूँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, मेरा दिमाग, मेरी विल का पावर स्ट्रांग हो रही है, मेरी एडिक्शन दिमाग से ख़त्म हो रही हैं, मैं ये फास्टिंग और ये सारी चीज़ें आसानी से कर लूँगा। योगा इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हम कह सकते हैं इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट पैटर्न ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ वाइटामिन मिनरल्स हैं, वो हमें लाजमी लेने चाहिए, जिसके अंदर खासतौर पर कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल है। विटामिन डी अपने आप को लाजमी देना चाहिए, मैग्नीशियम का सप्लीमेंट देना चाहिए। इसका पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अगेन किसी और लेक्चर में वी कैन डिस्कस इन डिटेल। स्ट्रेस रिलीफ के लिए ब्रीदिंग, प्रेयर एंड मेडिटेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इस ट्रीटमेंट प्लान के अंदर। अगेन HIIT कहते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये भी एक एक्सरसाइज की फॉर्म होती है जिसमें आप 4-5 छोटे चंद सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, या आप सर्टन टाइम के लिए आप बहुत पूरी एनर्जी के साथ आप कोई वर्कआउट करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का अपने आप को रेस्ट देते हैं, फिर करते हैं इस तरह से ना। तो इट इज़ को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये भी बहुत हेल्प करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। उसके अलावा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप नींद अपनी ठीक नहीं की, तो अब ये सब बेसुध हो जाएगा। इट्स अ पैकेज, इट इज़ अ ओवरऑल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, इट्स अ लाइफस्टाइल बेसिकली। ये सारे कंपोनेंट को मिला के हम करेंगे तो हमारी इंसुलिन भी ठीक होगी, बाकी मामला भी बेहतर होंगे, बॉडी सेल्फ हीलिंग करेगी, जो उसका एक अपना इननेट मैकेनिज्म है बॉडी का। कोई एक चीज़ इसमें नहीं है कि मैं एक कर लूँ बाकी ना करूँ या एक छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है। सबको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये तुम्हारा मसला ठीक और हल हो जाएगा। यहाँ तक मेरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। आप लोगों की पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, या आमिर भाई आगे जो हुक्म है वो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अगर लो दोस्त बोर नहीं हो रहे तो फिर वी कैन प्रोसीड और क्वेश्चन आंसर को हम देख सकते हैं। इन सब आपने कोई चीज छोड़ी ही नहीं है जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेटिव ना हो। सर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लेक्चर था आपका, और बड़ी जजाकल्ला। यूजफुल इंफॉर्मेशन आपने दी है। अल्लाह ताला जजाकल्ला। इसको अजर देगा आपको इस चीज का। जजाकल्ला।